पूरी दुनिया बंदूकों के दम पर अपनी ताकत दिखाती है, लेकिन एक छोटे से देश संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई ने दिखा दिया है कि ताकत रेतीले मैदानों में भी है। तेल और नेचुरल गैस के खजाने वाला देश अमीरात न केवल रिसोर्सेज के मामले में अमीर है, बल्कि पिछले कुछ सालों में सेकुलर तरीके से देश चलाने की मिसाल भी कायम की है। अपने पड़ोसी देशों के उलट यूएई में हर धर्म के लोगों के लिए जगह है। तेल के खोज के बाद से ही यूएई ने अपने देश की मजबूती के लिए काम करना शुरू कर दिया था और उसे मालूम है कि नेचुरल गैस और तेल आज है कल नहीं, इसलिए वो लगातार इन पर अपनी डिपेंडेंसी को ख़त्म कर रहा है। इसके अलावा अब वो रियल एस्टेट, टूरिज्म और ट्रांसपोर्ट जैसे नए सेक्टर्स भी खड़े कर रहा है। यूं ही थोड़ी ना हर कोई दुबई में बसने के लिए तरस रहा है। यूएई हर साल विदेशी इन्वेस्टमेंट के नए रिकॉर्ड बनाता आ रहा है। देखने में छोटा सा ये देश अब दुनिया में अपना जलवा बिखेरने के लिए बेताब है। यूएई को अब नया स्विट्जरलैंड भी कहा जाने लगा है, जहां मॉडर्न हथियारों का जखीरा है, छोटी लेकिन काफ़ी ताकतवर सेना है। इसके अलावा दुनिया की हर बड़ी डील का हब बनता जा रहा है यूएई। दिसंबर 2018 में जब तालिबान से बात करनी थी तो अमेरिका को अबू धाबी आना पड़ा था। फिर इजराइल हमास जंग में भी सीज फायर पर कई दफ़े बात यूएई में ही हुई। इसके अलावा रशिया यूक्रेन में कैदियों की रिहाई की बात भी यूएई में ही हुई। इससे पता चलता है कि यूएई की दुनिया के हर बड़े मामलों में दखल है और उसे चौतरफा सपोर्ट भी हासिल है। यूएई की डिप्लोमेसी इतनी सटीक है कि उसे एग्जैक्टली मालूम है कि उसे कब किसको दुश्मन बनाना है और कब किसके साथ शामिल हो जाना है। ये दौर तो यूएई का ही है, लेकिन आगे क्या होगा? क्या बड़े खिलाड़ी इस बंजर और रेतीली ज़मीन को निगल जाएंगे? फ्यूचर में भी अगर यूएई को अपना जलवा बरकरार रखना है तो उसे आने वाले अगले 10 साल पार करने होंगे। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आइए समझते हैं। दोस्तों, अरब एक ऐसा इलाका है जहाँ कब क्या हो जाए कुछ नहीं मालूम। इसी गर्म रेतीली ज़मीन के साउथ ईस्ट में बसा यूएई, सीधा सपाट इलाका जहां सामने समंदर था लेकिन मीठे पानी की एक बूंद भी नहीं दिखती थी। इसी बंजर इलाके में पहले धीरे धीरे रेत के टीले बने, रूबल खाली रेगिस्तान बना और जिस जमीन पर जिंदा रहना ही एक टास्क रहा हो, वहां पर आज पूरी दुनिया बसने के लिए बेताब है। यूएई का इतिहास बहुत ही दिलचस्प है। जब अंग्रेज इस इलाके को छोड़कर गए तो साल 1971 में अल नाहयान परिवार ने सभी आसपास के शाही खानदानों को इकट्ठा किया और यहीं से एक नए मुल्क की शुरुआत हुई। ये मुल्क इलाके की राजनीति को समझता था और दुनिया की इकोनॉमी में अपनी जगह बनाना चाहता था। इलाके में तेल की खोज हुई गई थी और अंग्रेजों के जाने के बाद तो सारी दौलत यूएई की ही थी और देखते देखते अमीरात एनर्जी के बाजार का एक बड़ा खिलाड़ी बनकर सामने आया। इस दमदार सिस्टम में टॉप पर हैं प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद यानी कि MBZ। देश में क्या होगा ये वही तय करते हैं और बाकी के सातों शाही परिवार अपने अपने इलाकों पर काबिज हैं। मोहम्मद बिन जायद की प्रेसिडेंसी एक चुने हुए मोनार्की की तरह चलती है। मतलब यहाँ वोटिंग तो होती है लेकिन इसका अधिकार रॉयल फैमिलीज को ही है। उनके वोट से ही प्रेसिडेंट चुने जाते हैं। हालांकि दशकों से सब सहमत हैं कि प्रेसिडेंट हमेशा अल नहयान परिवार का ही कोई होना चाहिए, क्योंकि इसी परिवार के अंडर सातों शेख इकट्ठा हुए थे। अब आसपास देखें तो पूरे इलाके में उथल पुथल मची हुई है, लेकिन यूएई इन सब से बेअसर है। साल 2022 में जब मोहम्मद बिन जायद प्रेसिडेंट बने तब उनकी पहली कोशिश थी कि अपने परिवार को टूटने से बचाएं। उनके 5 भाई हैं और सभी मिलकर शासन चलाते हैं और सभी ने मिलकर ही जायद को प्रेसिडेंट बनाया है, जिससे आपसी झगड़े की गुंजाइश काफी कम हो गई और राजपाट चलने लगा। लेकिन यूएई की सबसे बड़ी चुनौती लोग और झगड़े नहीं है, वहां का मौसम है। यूएई की जमीन का 1% से भी कम हिस्सा खेती के लायक है। पूरे देश में कोई भी ताजे पानी की झील या नदी नहीं है। इन मुश्किलों के बावजूद अमीरात अपने तेल और गैस रिजर्व की बदौलत फल फूल रहा है। इस देश के पास दुनिया का 6% तेल रिजर्व है और नेचुरल गैस में तो 7वें नंबर पर है। मेन कमाई का जरिया तेल है और इसकी जीडीपी का 30% हिस्सा इसी से आता है। लेकिन तेल आज है तो कल खत्म हो जाएगा, इसलिए सरकार इसे डिपेंडेंसी खत्म करने की कोशिश कर रही है और यूएई की सरकार अरबों खर्च कर रही है बाकी सेक्टर्स में, जैसे सॉवरेन वेल्थ फंड्स, टूरिज्म, बैंकिंग जैसी इंडस्ट्रीज में आगे बढ़ने की, क्योंकि उसकी लोकेशन दुनिया के बीच में है और वो इसका पूरा फायदा उठाना चाहते हैं। इसके एक तरफ है पर्शियन गल्फ तो दूसरी तरफ है अरेबियन सी। यूएई का काफी इलाका समुद्र से सटा हुआ है जो पानी के रास्ते ट्रेड करने के लिए मुफीद है। ये प्राइम लोकेशन इसे समुद्र में ट्रेड का किंग बनाती है। इनका पोर्ट जबल अली दुनिया के सबसे बिजी पोर्ट्स में से एक हो चुका है। ऐसे हर मौके को भुनाने के लिए यूएई ने तैयारी कर रखी है। जैसे दुनिया में एक कोने से दूसरे कोने जाने के लिए लंबी दूरी की फ्लाइट्स अक्सर दुबई में ही रुकती हैं और फ्यूल भरवाती हैं। इसी तरह एमिरेट्स एयरलाइन भी दुनिया के सबसे बड़े एयरलाइंस में से एक बन चुका है। मतलब समंदर और आसमान दोनों पर यूएई अपना झंडा लहरा रहा है। साथ ही साथ लो टैक्स और करप्शन फ्री ब्यूरोक्रेसी जैसी बिजनेस फ्रेंडली नियमों के साथ यूएई एक फाइनेंशियल एपिसेंटर बनने के कगार पर है। लेकिन फिर भी किसी भी देश को कामयाब बनाते हैं उसके मजदूर। लेकिन यूएई के साथ मसला ये है कि इसकी पॉपुलेशन बहुत छोटी है, इसलिए शेखों ने बाहर से मजदूर लाने शुरू कर दिए। इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसे जगहों से लोगों को लाकर यूएई में काम कराने लगे। लोगों को काम मिला और शेखों को लेबर। 2003 से 2010 तक यूएई की वर्कफोर्स में 325% की बढ़ोतरी हुई।
और पिछले साल 2024 के आंकड़ों के मुताबिक यूएई के 93 लाख लोगों में सिर्फ 11 लाख लोग ही यूएई के सिटीजन्स हैं, बाकी दूसरे देशों से आए लेबर हैं। इसके अलावा अब इकोनॉमी को तेल गैस से हटाकर दूसरी इंडस्ट्रीज में लगाने का फायदा भी यूएई को मिलना शुरू हो गया है। अगर तेल वाले धंधों को हटा दें तो भी यूएई की इकोनॉमी में 5.9% के आसपास की बढ़त दिखती है। इससे मालूम चलता है कि अब अगर तेल ना भी हो तो भी यूएई की इकोनॉमी को बहुत नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि इसने सीख लिया है कि देश नीति से भी ज़्यादा ज़रूरी है विदेश नीति। उसे मालूम है कि उसका देश करप्शन फ्री होगा, टैक्स कम होगा तो दुनिया भर के इन्वेस्टर्स वहाँ आएंगे। धर्म और राजनीतिक विचारधारा आपकी चाहे जो भी हो, यूएई में रहिए तो उसके कानून का पालन कीजिए और सुकून से तरक्की कीजिए। इसी सोच ने उसे मिडिल ईस्ट का सरताज बना दिया है। यूएई उन सबको पनाह देता है जिनको दुनिया ने ठुकरा दिया हो, और उसकी साख ऐसी है कि उस पर कोई भी देश उंगली उठाने से पहले 10 दफ़े सोचता है। जैसे अमेरिका कहने के बावजूद यूएई ने रूस पर कोई बैन नहीं लगाया, बल्कि अपना बिजनेस और बढ़ा दिया। और यूक्रेन रूस के बीच कैदियों की रिहाई के लिए भी मीडिएटर के रोल में रहा, जबकि यूएई खुद एक ऐसे इलाके में है जहाँ का इतिहास ही बारूद का रहा है। चुपके से और समझदारी से काम करके अमीरात के हुक्मरानों ने सऊदी अरब और ईरान दोनों के साथ हाथ मिलाया, लेकिन इलाकाई झगड़ों से खुद को अलग रखा। यूएई को अपने सिर्फ 2 पड़ोसियों सऊदी अरब और ओमान के साथ भी मजबूत रिश्ते का फायदा मिलता है। इसके अलावा इसने बहरीन, कुवैत और कतर के साथ मिलकर गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल भी बनाया हुआ है। यूएई ने खुद सेफ होने के लिए अपने आसपास के मुल्कों को भी पैसे दिए हैं, सिक्योरिटी मजबूत करने में उनकी हेल्प की है। अब पड़ोसी सेफ तो वो भी सेफ, क्योंकि यूएई में डेमोक्रेसी नहीं है तो मनचाहे फैसले लेने में हुक्मरानों को आसानी होती है। देश कम आबादी वाला है, मतलब फैसले लागू करने में भी आसानी होती है। और जो वहाँ सेंटर में जायद की सरकार है वो अपना पूरा फोकस विदेशी मामलों पर लगा सकती है। कहने का मतलब है कि यूएई में किसी और देश के मुकाबले फैसले लेना आसान है, उनको लागू कराना भी आसान है। उनको जो फायदे का लगता है वो उसे लागू करा लेते हैं। हालांकि काफ़ी लंबे समय तक कहा जाता रहा कि ये तो अमेरिका कहने पर चल रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में यूएई ने अपनी इमेज को सुधारने का काम भी किया है और अब तो वो मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर बनने की राह पर आगे बढ़ चुका है। गौर करने वाली बात यह है कि जिस देश के पास नेचुरल गैस और तेल का खजाना है वो रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस कर रहा है। अपने देश में एटॉमिक और सोलर एनर्जी में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इसके साथ ही नई तकनीकों की मदद से अपने तेल रिजर्व को जल्दी खत्म होने से बचाने पर भी वो काम कर रहा है। जैसे साल 2023 में COP28 की मेज़बानी भी उसी ने की, जिसके पीछे उसकी मंशा थी कि तेल वाले देशों को ये ना समझा जाए कि वो क्लाइमेट चेंज के लिए सीरियस नहीं है। इसके साथ ही वो बड़े देशों की तरह ही दूसरे देशों से भी लगातार दोस्ती बढ़ा रहा है, उनके साथ बिजनेस करने के मौके तलाश रहा है। जैसे इंडिया और इंडोनेशिया के साथ बिजनेस डील्स पहले ही हो चुके हैं, अब वो मलेशिया और थाईलैंड जैसे देशों के साथ भी डील्स पर आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा जो सबसे अहम बात रही वो है पिछले साल 2024 में यूएई का ब्रिक्स समूह में शामिल होना। ये कदम न सिर्फ यूएई को चाइना, रशिया और इंडिया जैसे बड़े देशों के साथ जोड़ता है, बल्कि अमेरिका खिलाफ जाने की हिम्मत भी दिखाता है और तेजी से बढ़ती इकोनॉमीज के साथ रिश्तों को मजबूत करना चाहता है। लेकिन हमने देखा है कि मिडिल ईस्ट में इकोनॉमी चाहे कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, सिक्योरिटी को भी उतना ही मजबूत रखना पड़ता है। जब 9/11 हमले में 2 यूएई के लोगों के शामिल होने की बात सामने आई थी, तभी से यूएई न केवल सतर्क हो गया बल्कि अंदर बाहर हर जगह जो भी यूएई के इंटरेस्ट के खिलाफ काम करता हुआ दिखाई देता है उससे मजबूती के साथ निपटना उसने चालू कर दिया है। अब यूएई अरब के दूसरे देशों की राजनीति में भी दखल देने लगा है। यूएई को मुस्लिम ब्रदरहुड ग्रुप से खासी नफरत रही है। यूएई का मानना है कि इन्हीं लोगों ने अरब स्प्रिंग को भड़काया था, इसलिए जहां भी मुस्लिम ब्रदरहुड अपना पैर जमाने की कोशिश करता है वहां अबू धाबी पूरी ताकत लगा देता है उसे ख़त्म करने में। और सबसे गौर करने वाली बात यह है कि जब इजिप्ट ने एक ऐसे बंदे को प्रेसिडेंट चुना जिसके तार ब्रदरहुड से जुड़े थे, तब यूएई ने वहां तख्ता पलट करा दिया, जो कि दिखाता है कि यूएई की ये पॉलिसी सिर्फ डिफेंस तक सीमित नहीं है। साल 2017 में यूएई ने सऊदी अरब, बहरीन और इजिप्ट के साथ मिलकर कतर आतंकवाद को सपोर्ट करने का आरोप लगाया था ताकि वो ईरान के साथ अपने रिलेशंस को मजबूत न कर पाए और इलाके में यूएई का ही दबदबा रहे। यूएई ने पूरी कोशिश की थी कतर को अलग थलग कर दे, लेकिन आखिरकार कतर और यूएई को साथ आना पड़ा। मतलब यूएई सिर्फ अपना फ़ायदा देखता है और इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहता है। हमने रशिया के साथ उसके रिलेशंस की बात की, लेकिन उसके रिलेशंस चाइना के साथ भी अच्छे हैं और तो और अमेरिका भी दुबई के शेखों को मन लगाकर सुनता है। हालांकि अमेरिका का दिल जीतने के लिए यूएई ने अफगानिस्तान से लेकर लीबिया में दखल तक अमेरिकी एजेंडे का साथ दिया, लेकिन इससे उसे बहुत फ़ायदा मिला। अब यूएई इलाके में अमेरिका का भरोसेमंद दोस्त बन गया है। बदले में यूएई भी चाहता है कि उसे अमेरिका का सपोर्ट मिलता रहे, इसलिए उसने साल 2017 में अमेरिका यूएई डिफेंस डील की, जिसमें कई तरह के वादे किए गए। अमेरिका ने यूएई को अपने हथियार भी बेचे। साल 2020 में $23 अरब का सौदा हुआ, जिसमें ड्रोन और F-35 फाइटर जेट्स थे। हालांकि हम अमेरिका की फितरत से वाकिफ़ हैं, इसलिए इतने सालों बाद भी 50 F-35 विमान और
18 MQ-9 रीपर ड्रोन और कई नए हथियार अमेरिका में ही रह गए हैं, क्योंकि बाइडेन को लगता था कि यूएई की दोस्ती चीन के साथ भी है और ऐसे में हो सकता है कि उसकी टेक्नोलॉजी चीन तक पहुंच जाए। लेकिन फिर भी यूएई दुनिया की महाशक्तियों के साथ तालमेल बिठाने में जुटा हुआ है और उसके लिए अमेरिका सबसे जरूरी है, क्योंकि यूएई ईरान की आंखों में चढ़ा हुआ है और बिना अमेरिकी हथियारों के वो मुकाबला कर भी नहीं सकता है, क्योंकि ईरान की जो प्रॉक्सी आर्मीज हैं संयुक्त अरब अमीरात उनसे लड़ता रहा है, इसलिए दोनों देश एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते हैं। इसी वजह से यूएई हूती रेबल्स को खत्म करने की कोशिश में शामिल था, लेकिन उसकी कोशिश नाकाम रही थी। हालांकि इतनी टेंशन के बावजूद दोनों देशों के बीच कारोबार चलता है। हालांकि यूएई ऐसा भी नहीं है कि अकेला है जिसे ईरान से दिक्कत है, सऊदी अरब, बहरीन और इजराइल को भी ईरान से दिक्कत है। अब क्योंकि अमेरिका पर अरबी मुल्क बहुत भरोसा नहीं करते हैं, इसलिए वो आपस में भी एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं इसराइल को छोड़कर। इसके साथ ही हमने देखा है कि जंग शुरू होने से पहले इसराइल और सऊदी के बीच जो डील होने वाली थी उसमें भी यूएई ने बड़ा रोल प्ले किया था। यूएई पूरी तरह से हमास के खिलाफ है, लेकिन वो चाहता है कि गजा में फिलिस्तीनी नेता मोहम्मद दलिन को सत्ता दी जाए, जबकि इजराइल का ऐसा कोई इरादा नहीं है। अमेरिका के साथ मिलकर फिलिस्तीनियों को वो हटाना चाहता है। अब क्योंकि अरब मुल्कों के सामने फिलिस्तीन का मसला एक ऐसा मसला है जिस पर सभी मुल्क कमोबेश एक हो जाते हैं, भले ही वो इजराइल के साथ पीस डील कर चुके हों। ऐसे में इजराइल भी जानता है कि अगर उसको अरब मुल्कों का पूरा सपोर्ट चाहिए तो फिलिस्तीनी आवाम को नेस्तनाबूद करने की उसकी ख्वाहिश ही रह जाएगी। और अरबी मुल्कों को मालूम है कि टेक्नोलॉजी और इकॉनमी उनके लिए सबसे ज़रूरी है, इसलिए अब फैसले जज्बातों से नहीं वो हालातों से ले रहे हैं। क्योंकि ट्रंप की पूरी नज़र मिडल ईस्ट पर है, ऐसे में हर देश चाहता है कि वो सेफ रहे, इसलिए यूएई की पूरी कोशिश है कि वो अमेरिका के साथ मिल जाए, नेटो स्टाइल का कोई करार उसके साथ अमेरिका कर ले ताकि जंग की हालत में वो महफूज रहें। लेकिन अमेरिका को डर है कि यूएई लगातार चीन के साथ मिला हुआ, उसके साथ समझौते पर समझौते किए जा रहा है, लेकिन ट्रंप के आने के बाद अब शायद ग्रे एरिया में खेलने का स्कोप यूएई के पास नहीं रहेगा। उसे या तो अमेरिका या चीन में से किसी एक को चुनना ही पड़ सकता है। लेकिन जो भी हो, ये छोटा सा देश मिडल ईस्ट में बादशाहत की जंग का सबसे तगड़ा दावेदार है और हर तरह की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार है। अब देखना ये होगा कि यूएई नाम का रेगिस्तानी ऊंट किस करवट बैठेगा। आप क्या सोचते हैं इस मामले पर? कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज्वाइन करके मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।